नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM4 के टीवी के प्रोग्राम नाज़ बरतारी में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़िरा का प्रोग्राम है। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बेलुख्त तज्जिया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर, सीनियर कॉलम निगार, तज्जियाकार अदरीस नाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इमरान खान साहब ने 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने का ऐलान कर दिया है। इस मरतबा वो ऐसा क्या करेंगे कि हुकूमत और इदारे उनके सारे मुतालबात तस्लीम कर लेंगे? आप क्या कहते हैं? ईशा, पहली बात तो ये कि खान साहब अब उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च को और अपने मुतालबात को खुद ही मजाक बना लिया है जी। आपको याद है हमारे यहाँ एक चीफ जस्टिस थे जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने खुद को मजाक बना लिया था क्योंकि उन्हें बहुत शौक था मीडिया के सामने रहने का। तो वो लापता अफराद का केस होता या महंगाई का केस होता, वो 1 घंटे की मोहलत देते थे कि मुझे अभी IG पेश हो, अभी फलां पेश हो, अभी फलां सेक्रेटरी पेश हो जाए, अभी के अभी मुझे रिजल्ट चाहिए। अच्छा, फिर यूं लगता था जैसे उन्होंने शाम तक सबको उल्टा लटका देना है। लेकिन हर रोज लोग टीवी के सामने बैठते थे और देखते थे कि आज जब IG ने पेश होना है या किसी इदारे के सरबराह ने पेश होना है तो आज क्या होगा। अगले दिन की फिर डेट हो जाती थी। फिर अगले दिन का उनका लहजा ये होता था, मुझे 10 बजे तक, मुझे 5 बजे तक, मुझे अदालत बर्खास्त होने तक, आज रात तक मुझे रिपोर्ट चाहिए। तो वो रिपोर्ट्स लेते रहते थे और इदारे उन्हें रिपोर्ट्स देते रहते थे। उन्होंने जिस चीज़ पे भी एक्शन लिया उस पर कभी भी अमल दरामद नहीं हुआ था। मिसाल के तौर पर चीनी पे उन्होंने एक्शन लिया, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी साहब ने, तो कोई एक्शन नहीं हुआ। उनके जो ऐलानात थे ना, मतलब उनका ये जो दुभंग लबो लहजा था, ये मजाक बन गया था। सारा दिन वो लोगों को अंगेज रखते थे, टीवी के सामने लोग बैठे रहते थे कि देखो इसमें चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहना है, इसमें क्या आना है, इसमें क्या होना है। तो बस ऐसे ही होता था। अगली डेट बढ़ जाती थी अगले दिन की और फिर अगले दिन फिर वो सारा दिन मीडिया के सामने उनके टिकर चलते रहते थे कि चीफ जस्टिस साहब आके चेयर पे बैठ गए, चीफ जस्टिस साहब चाय पीने के लिए चले गए हैं, अब चीफ जस्टिस साहब ने फलां को तलब कर लिया। अब मतलब उनके मूड तक के टिकर चलते थे कि अब उनका मूड कैसा है। इमरान खान साहब सेम वो ही सारी तारीख दोहरा रहे हैं। इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि मैं फलां तारीख को ये कर दूंगा, मैं फलां तारीख को ये कर दूंगा, अब ये कर दूंगा, अब ये कर दूंगा। अच्छा, इमरान खान साहब ने इस लॉन्ग मार्च का जो अब चल रहा है, और मुझे नहीं पता वो लॉन्ग मार्च कहाँ पहुंचा है। पहले तो वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था ना, एक शाह महमूद कुरैशी 4 टोटरू वो लेकर एक साइड पे निकल गए थे और 4 टोटरू लेकर असद उमर साहब एक साइड पे निकल गए थे। ये उस साने है वजीराबाद के बाद की बात कर रहा हूँ। फिर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया ना, एक दाएं चले गए, एक बाएं चले गए। तो इमरान खान साहब ने अब कहा है कि वो 26 तारीख को, 26 नवंबर को डायरेक्ट रावलपिंडी पहुंचेंगे, वहां जाके वो क़यादत करेंगे वो तमाम काफिलों की जो वहां पहुंचेंगे, और फिर वहां पे ऐलान करेंगे अगले लाहे अमल का कि मैंने क्या करना है। हम पिछले 1 साल से ये देखते आए हैं खान साहब के। हमने खान साहब का कंटेनर वाला वो धरना भी देखा है जब वो D चौक पहुंचे थे और वहां पे वो हर रोज कहते थे कि नवाज शरीफ मेरा मुतालबा मान, नया पाकिस्तान बनाने वाला जो था, नया पाकिस्तान उन्होंने बनाया। और फिर इनकी पीरनी से नहीं, उनसे पहले उनसे शादी हुई थी रेहाम खान से। नया पाकिस्तान जब बनाया रेहाम खान से शादी हुई थी, जिसकी उन्हें जल्दी थी। उन्होंने कंटेनर पे ऐलान किया था कि नवाज शरीफ जल्दी मेरे मुतालबा तस्लीम करो, फिर मैंने शादी भी करनी है। इस दफा उन्होंने 2 मुतालबात, पहले उनका एक मुतालबा था, वो था फौरी इलेक्शन का, कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाए, मुझे डेट दी जाए। वो टाल ही नहीं रहे थे। उन्होंने कहा था कि मुझे अगर नवंबर तक डेट ना दी गई, नवंबर में इलेक्शन ना हुए तो पता नहीं क्या तूफान आ जाएगा। शेर शीद साहब वो मतलब वो एक जुमला बोलते थे खान साहब, और शेर शीद अहमद साहब उसकी तशरीह करते थे और वो कहते थे कि अगर खान की बात को इस दफा ना माना गया तो मैं तो देख रहा हूँ, जो मेरी आंखें देख रही हैं वो तो किसी ने नहीं देखा, फिर तो तबाही तबाही है, ये है वो है। नवंबर भी आ गया और नवंबर गुजर भी जा रहा है। इस साल में तो इलेक्शन नहीं हो रहे। अब जाहिर सी बात है, अगर आज भी नई गवर्नमेंट बन जाती है जिन्होंने 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं, तो इस साल में तो नहीं हो रहे ना, 2023 में इलेक्शन होंगे। हुकूमत ये कह रही है कि हमने अपना जो मुकर्ररा मुद्दत है वो पूरी करनी है और उसके बाद इलेक्शन होंगे, और लग भी ऐसे ही रहा कि अब ऐसे ही होगा। खान साहब की जो बढ़के थी वो तो सारी की सारी आपने हवा होते देख ली है। ये जो लेके आए थे ना, जिसमें सबसे पहले खान साहब ने कहा कि लोगों को पता ही नहीं अब इस दफा क्या होने वाला है, मैं तो इतने बड़े लोग लेके निकलूंगा लाहौर से और ऐसे हो जाएगा और सड़कें बंद हो जाएंगी, मैं मुल्क नहीं चलने दूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। खान साहब जब लिबर्टी से निकले हैं तो आपको आइडिया होगा, लाहौर के लोग जो थे, मतलब खान साहब एक पॉपुलर लीडर है, एक हल्के के अवाम भी बाहर निकले हैं उनके NA के, तो भाई लाहौर लिबर्टी चौक है कितना सा, तो एक हल्के के लोग निकले तो वो भर जाता है, तो वो भर गया।
अब उसको आप कहें कि ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का 85 वाला इस्तकबाल था, उससे या किसी से कंपैरिजन करने बैठे तो ये आपकी हमाकत है, आप करते रहें। उसी दरमियान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फैसल वाडा साहब ने, आज उसका रेफरेंस देना बहुत जरूरी है। शेर रशीद साहब उससे पहले कह चुके थे कि मैं खून ही खून देख रहा हूं और ये लॉन्ग मार्च जो है खूनी होने वाला है वगैरह, खूनी इनकलाब आने वाला है वगैरह वगैरह वगैरह। फैसल वाडा ने अंदर की बात बताई, उन्होंने कहा कि इस दफा इन्होंने इस लॉन्ग मार्च में बहुत ज्यादा खून खराबा करने का फैसला कर लिया। अगर फैसल वाडा ये पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते तो वजीराबाद में जो कुछ हुआ है ये सिर्फ मतलब उसका अशरीर भी नहीं हुआ। जो ट्रेलर दिखाया गया वहां पे इन्होंने ड्रामा करना था और खान साहब ने मतलब वो जो उन्होंने किया ना, एक बंदे को सिर्फ गोली मारी है, मुअज्जम बेचारा कंटेनर से फायर हुआ और मुअज्जम की जान चली गई। यहाँ इनका प्लान वाकई वो तो जब फैसल वाडा ने कहा ये 5, 7, 6, 7, 10 लाशें गिरा देते और उसके बाद इमरान खान साहब के सारे मुतालबात पूरे हो जाने थे। मतलब मुल्क में ऐसी सूरत हाल बन जाती कि इतने बड़े पैमाने पर, लेकिन वो तो भला हो, एक तो फैसल वाडा क्या कि उसने पहले से भांडा फोड़ दिया और दूसरा भला हो उस बच्चे का जिसे पता ही नहीं था कि मैं हीरो बनने जा रहा हूं और उसने उसे पकड़ लिया। एक ही फायर हुआ ना नीचे से, जिसने फायर किया जो बेचारा कुर्बानी का बकरा बना हुआ नवीद, उसे तो पता ही नहीं था कि अच्छा उसे वो एक कैरेक्टर था जिसे कहा गया था कि तुमने हवाई फायरिंग करनी है और उसके बाद फिर वो स्टेज से फायरिंग करेंगे, जो भी करेंगे। तो बहुत सारी लाशें गिरानी थी उन्होंने और उसको कैश करवाना था, लेकिन वो सारा कुछ ड्रामा उस वक्त तलपट हो गया जब वो सुर्ख टी शर्ट वाला बच्चा आगे आ गया और उसने उसे पकड़ लिया। उसे वो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। अच्छा जिन लोगों ने स्क्रिप्ट लिखा था उसमें उसका कैरेक्टर ही नहीं था। उसने यूं समझ लें ड्रामा चल रहा हो तो मेरा कैरेक्टर ही ना हो, मुझे क्या पता कि ये लड़ाई असली हो रही है नकली हो रही है और मैं जाके छुड़ाने बैठ जाऊं। तो बिल्कुल ऐसे हुआ है वहां पे। तो ये लॉन्ग मार्च जो था वो चूंकि ड्रामा फ्लॉप हो गया तो इस हवाले से उनका वो प्लान फेल हो गया। अब इमरान खान साहब फिर वो किसी को दाएं भेज दिया, किसी को बाएं भेज दिया कि जाएं जाके बंदे इकट्ठे करके लाएं, उन्हें कहें कि खान साहब के पीछे आना है आपने रावलपिंडी। अब रावलपिंडी 26 नवंबर को, ये मेरी बात लिख रखिएगा, मैंने कहा था पाकिस्तान में वाहिद बंदा मैं था जिसने कहा था कि ये वाला लॉन्ग मार्च जेहलम क्रॉस नहीं करेगा। ये मैंने कहा था किसी और, आप किसी और वीडियो में मुझे दिखाएं कि किसी एंकर ने ये कहा हो कि ये लॉन्ग मार्च कहां खत्म हो। मैंने कहा था ये लॉन्ग मार्च जो है मुझे नहीं लग रहा कि जेहलम का पुल क्रॉस करेगा, और मैंने एक प्रोग्राम में नहीं 10 प्रोग्राम्स में ये कहा। अब मैं दोबारा से आपको एक प्रेडिक्शन दे रहा हूं, ये मेरा तजिया है। खान साहब पहली बात तो ये कि अपनी ये लॉन्ग मार्च मुझे नहीं लगता खान साहब 26 को जाएंगे नहीं, ये भी बात लिख रखी है, 26 को खान साहब नहीं जाएंगे। एक बात। नंबर 2, खान साहब मतलूबा तादाद ही इकट्ठी नहीं कर पाएंगे। अच्छा शेर रशीद साहब को उन्होंने टास्क दिया है कि शेर रशीद साहब वहां पे, वो फरजंदे रावलपिंडी खुद को कहते हैं, 2 हलकों से इलेक्शन लड़ते हैं और दोनों हलकों से बस औकात जीत जाते हैं। शेर रशीद साहब ने अपनी एक पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग बना रखी है, वो तांगा पार्टी उसे कहते हैं। अच्छा ये परवेज वो जो हमारे शेर रशीद साहब हैं, शेर रशीद साहब वो आदमी हैं जिन्होंने टिल लगाया था 2008 में कि नवाज शरीफ साहब मुझे वापस ले लें। आपको पता है ना 12 अक्टूबर 1999 को जो हुआ था त्यारा हाईजैकिंग, उसके बाद फिर जब ये सर्वर पैलेस शिफ्ट हो गया था शरीफ खानदान, तो 8 साल के बाद ये वापस आए थे 2007 और 8 में, 8 के इलेक्शन में। जब 8 के इलेक्शन में ये वापस आए थे ना, उस वक्त शेर रशीद साहब ने टिल लगाया था। उससे पहले शेर रशीद साहब जो होता है ना वो बिल्ली जी 7 घर फिर के आती है, शेर रशीद साहब उनमें से है। ये कभी एक पार्टी के साथ, ये नवाज शरीफ के चहीते होते थे, उनकी नाक का बाल, और इन्हें कहा जाता था कि ये नवाज शरीफ की जो किचन कैबिनेट है उसमें एक जो 5 प्यारे थे नवाज शरीफ, उनमें ये थे, राना नजीर था वगैरह। तो ये उन लोगों में से शेर रशीद जो है, इनकी अहमियत कभी नवाज शरीफ के नजदीक वही थी जो आज ख्वाजा आसफ वगैरह की है। तो इन्होंने बड़ा टिल लगाया कि मियां साहब मुझे वापस ले। मियां साहब ने कहा था कि इस बंदे को मैंने कभी नहीं लेना। ये तो वो है, मैं जैसे ही मैं यहां से गया हूं, इस बंदे ने 2 मिनट में आंखें फेर ली और ये जाके परवेज मुशर्रफ साहब के चरणों में बैठ गया और इसने कहा कि खुदा का वास्ता है मुझे ले लें। और फिर जब इसे कोई जगह नहीं मिली तो फिर इसने शेर रशीद साहब ने इमरान खान साहब से अपनी प्यार की पिंगे बढ़ा ली और वो इनके करीब हो गए। और फिर जब 2018 का इलेक्शन आया तो आपने देखा कि इनके मुकाबले में पीटीआई का कैंडिडेट नहीं था। पीटीआई के सारे वोट जो थे वो इनको पड़े। मुस्लिम लीग नून के साथ इनका मुकाबला हुआ तो एक निश्चित से ये जीत भी गए जी शेर रशीद साहब। अब अगर शेर रशीद साहब अपनी पॉपुलैरिटी पे उन्हें इतना मान है ना, तो हम तो उस वक्त देखेंगे जब
पीटीआई इनके मुकाबले में बंदा खड़ा कर दे और मुस्लिम लीग नून का और पीटीआई का मुकाबला, तो फिर देखेंगे अगर ये 5000 वोट से ज्यादा इन्होंने वोट हासिल कर लिए तो फिर मेरा दावा ठुस हो गया, मुझे तजिया छोड़ देना चाहिए। शेर सीसा 5000 वोट नहीं ले सकेंगे। वो बंदा इतने बड़े दावे कर रहा है कि मैं जब इमरान खान साहब रावलपिंडी पहुंचेंगे तो मैं समंदर ले आऊंगा लोगों का, आप देखेंगे फ्लड आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। वो शेर सीसा साहब जिनकी अपनी सियासी पार्टी जो है अपनी यूनियन काउंसिल के इलेक्शन में अगर खड़ा कर दें ये बंदा बगैर किसी सपोर्ट के, तो इनकी ये जिस यूनियन काउंसिल में बंदा खड़ा करेगा वो चेयरमैन नहीं बन सकता। अगर ऐसा है तो मेरे से शेर शीर साहब कुछ शर्त लगा लें और इस दफा बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी सहारे के ये अपना मेयर बना के दिखाए रावलपिंडी का, तो शेर शीर साहब की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। पहली बात तो ये एक हल्के का बंदा है, एक हल्के से जीतने वाला बंदा है, और वो भी याद रखिएगा जीतने वाले ने पहले नून लीग के टिकट से जीते थे, अब पीटीआई का समझ लें कि टिकट इनके पास है इसलिए जीत जाते हैं। अगर पीटीआई इनके मुकाबले में बंदा खड़ा कर दे तो फिर आप देखिएगा ये 2, 4, 5, 700 हजार वाला बंदा है, इसको इतने वोट भी नहीं मिलेंगे कि ये 5000 का फिगर क्रॉस कर ले। खैर शेर शीर साहब आप इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि आप घबराएं नहीं, आप देखिएगा। और बाबा इमरान खान की अपनी एक वर्थ है, उसके अपने चाहने वाले हैं, उन्होंने सड़कों पर आना है, उनकी तादाद 10,000 हो, 20,000 हो, वो रावलपिंडी से निकलेंगे। बाकी भी को 20-25 हजार इधर उधर से सारे शहरों से, जाहिर है 2 अलग अलग काफिले निकले हैं, एक शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में, एक असद उमर साहब की क़यादत में, और पूरी की पूरी पीटीआई क़यादत जो है वो टिल लगा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है और वो बिल्कुल इस्लामाबाद के साथ है, तो वहां से आप लोग निकालने में देखिए इसके सारी मेहनत के बाद ये 50,000 लोग इकट्ठे नहीं कर पाएंगे जी। तो ये जो इमरान खान साहब ने अब दावा कर दिया, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में अब तेजी से कमी आ रही है। लोग उनके जो दावे थे ना और उनके जितने भी यूटर्न थे, मिसाल के तौर पर जो उन्होंने साइफर लहराया था और दोबारा आ गए, उसकी वीडियो इतनी वायरल हुई है कि अब खान साहब मतलब हर दफा थूका चाट लेते हैं खान साहब। तो कौन बंदा इन पे एतमाद करेगा कि खान साहब आप जो बात आज कर रहे हैं कल इस पे आपका स्टैंड रहेगा? हमने तो उसी चीज पे स्टैंड लेना ना जिस पे आपका लीडर खड़ा हो जाए। तो खान साहब जो बात करते हैं उससे मुकर जाते हैं। फिर उनके जो कारकुन है, अब उन्हें शर्म आती है, कारकुन इस बात पर स्टैंड ले कि जनाब फलां चोर है, डाकू है, इस बात पे स्टैंड ले कि फलां चपड़ासी है, इस बात पे स्टैंड ले कि अब मैंने अमेरिका से ताल्लुका ठीक नहीं करने, अमेरिका मेरा सबसे बड़ा मुखालिफ है, और फिर जाके अमेरिका के चरणों में बैठ जाते हैं। ये खान साहब है। अब खान साहब ने अब सारा जो बखेड़ा है ना, अब इलेक्शन भूल गए खान साहब के, मुझे फौरी तौर पर इलेक्शन की डेट दी जाए, क्योंकि 29 नवंबर को मैंने बताया था कि चेंज ऑफ पावर है, ट्रांसफर ऑफ पावर है, उस कमान की जो तब्दीली है जी। वो अब इन्हें खटक रही है। और इस्लामाबाद में इस वक्त जो चल रहा है आप उसका तस्वर भी नहीं कर सकते। वहां बहुत सारी लॉबीज काम कर रही हैं। एक खबर ये आई कि जनरल बाजवा साहब हैं, वो जनरल साहिर शमशाद के नाम पर डट गए हैं कि इन्हें मेरे बाद मेरा जानशीन बनाया जाए। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होता है? ये जो बातें गर्दिश कर रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब को जाके डराया धमकाया गया या थप्पड़ मारे गए, ये तो बात वाजी होगी है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, तलखी कहीं हुई हो तो उसका कह नहीं सकते। बार के थप्पड़ वाली बात तो मैंने अपने तमाम सोर्सेज से चेक किया है, कोई ऐसी खबर ही नहीं है। मतलब ये हमें बोचाल पैदा करने की कोशिश, और उसके जवाब में फिर आपको पता है ना, नून लीग वालों ने भी एक खबर चलाई है कि इमरान खान साहब के घर एक जनरल साहब गए हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को समझाने बुझाने की कोशिश की और बाद में थप्पड़ मारे हैं। फिर मतलब उन्होंने भी जवाब गजल के तौर पर ये सब कुछ तैयार किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं ऐसा हुआ। ये बेपारकी है। और सोशल मीडिया का तो यही है ना कि बकौल मुजीबुर रहमान शामी साहब के, ये सोशल मीडिया के जो बचूंगड़े हैं तस्दीक किसी बात की करते नहीं। एक खबर बनती है और उनको पैसे इस बात के दिए जाते हैं कि एक खबर बन के आएगी पार्टी की तरफ से, जो उनका सोशल मीडिया सेल है जो है उसे लीड कर रहे हैं, बनेगी, और आपने बगैर सोचे समझे उसको आगे फॉरवर्ड करते जाना है और उस पर कमेंट करते जाना है। तो वो सब कुछ चल रहा है। खैर, इस्लामाबाद में इस वक्त इमरान खान साहब ये समझते हैं, और सारी गेम का उन्हें भी पता है कि कौन कौन से लोग जो हैं वो मुतहरिक हुए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस वक्त खुद मुतहरिक है कि मेरा जानशीन को, आर्मी में जो लॉबिंग है वो अपनी अपनी जगह पे मुतहरिक है कि क्या करना है। इमरान खान साहब अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लाने पे बिजी हैं, और इस वक्त सारा जो खेल है इस बात पे है कि खान साहब समझते हैं कि मैंने 29 से पहले 26 को इतना प्रेशर डेवलप कर लेना है। अब देखिए ना, वो समझते हैं कि लोगों ने ज्यादा देर वहां रुकना नहीं जी, इसलिए उन्होंने 26 तारीख बड़ी सोच समझ के दी है। बाकी होंगे आपके पास 2 दिन फैसला करने के लिए। तो 2 दिन में वो चाहते हैं कि मैं इतना प्रेशर बढ़ा दूं, इतना प्रेशर डेवलप कर दूं हुकूमत पे और इदारों पे कि उनके औसान जो है वो जवाब दे दें।
अच्छा, फिर वहां वो चाहते हैं कि या फिर अगर मेरी बात नहीं मानी जाती तो मैं दोबारा आ रहा हूं इस बात पे, ये एक्सक्लूसिव की बात थी, वहां हालात इतने खराब कर दिए जाए, वजीराबाद से ज्यादा हालात खराब कर दिए जाए कि फिर ना खेडांगे ना खेडन दवांगे, फिर कुछ भी हो जाए। तो ये उनकी प्लानिंग है, डू और डाई की पोजीशन पे आ गए हैं खान साहब। मैं इदारों को मैं जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, जो भी कह रहा हूं जाहिर है ये 2 मिनट के बाद तो पब्लिक हो जाना है। तो ईशा इस वक्त प्लानिंग ये है कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे। फिर 26 तारीख का मतलब ये है कि वहां पे जितने भी लोग हों उनमें ऐसे लोग शामिल हो जाएंगे। जो वजीराबाद हुआ वो एक ट्रेलर था, उससे बहुत आगे की बातें, और खान साहब उसको कैश नहीं करवा सके। अब हर चंद के उन्होंने दिखा दिया, उनकी पूरी टांग पे डॉक्टरों ने पट्टियां बांध दी और प्लास्टर कर दी और पता नहीं क्या क्या हुआ। बाद में वो 2 जगह से प्लास्टर जो थी उसमें सुराख किए गए और दिखाया गया कि यहाँ पे बुलेट्स लगी हैं, वो सारी वीडियो जो थी। अच्छा, सोशल मीडिया पे जो लोग थे, जब खान साहब का ये हुआ है ना जी वजीराबाद वाला, हैरान को निशा, पूरे मुल्क में कहीं भी इतना बड़ा एहतजाज नहीं हो सका जिसकी ये तवक्को कर रहे थे। नहीं था कि शाम में सड़कें बंद हो जानी है, पेट्रोल पंप और गाड़ियों को आग लगा दी जानी है और मुल्क के हालात इतने खराब हो जाने कि जनाब खान साहब पे हमला हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ, लोग सड़कों निकले और वो सैकड़ों भी नहीं थे, 20 लोग, मतलब टोलियों में दर्जनों लोग थे एक एक चौक में, और वो दर्जन भर लोगों ने कख भी नहीं किया। मास वाइज के सोशल मीडिया पर उन्होंने तूफान खड़ा कर दिया था। जैसे मैंने बताया ना कि इमरान खान साहब एक बात करते हैं और फिर शी साहब उसकी तशरीह करते हैं कि मैं तो खून देख रहा हूं, मैं तो ये देख रहा हूं, वहां फिर ऐसा हो जाना है, फिर वैसा हो जाना है। तो सोशल मीडिया फिर उन खबरों को फैलाता है कि भाई अब तो हालात ऐसे हो जाने हैं और आपको पता ही नहीं है कि काला शाह काकू के बाद क्या होना है और वजीराबाद में क्या हो जाना है और गखड़ में क्या हो जाना है और फिर जेहलम के पुल पर क्या हो जाना है। इमरान साहब का जेहलम का पुल तो वो तहलका भी नहीं मचा सका जो मसूद अनवर साहब के जेहलम का पुल, उस नज़्म ने जो तहलका मचाया हुआ अभी तक, वो पिछले 40 साल से जेहलम का पुल वाली जो नज़्म है वो सुपर हिट जा रही है। और इमरान खान साहब का जो ये वजीराबाद वाला पुल वाला वाकया है, ये भी अब स्टोरी बन गया, खत्म हो गया ये। तो खान साहब उसको भी कैश नहीं कर सके। लोगों को अक्ल आ गई है, लोगों को शऊर आ गया कि ये हो क्या रहा है। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि भाई अफसोस उन बकरों पे है, उन गुगू घोड़ों पे है जो कुर्बानी के बकरे बन जाते हैं। देखिए ना मौजम का, उसके खून का क्या मोल पड़ा है, क्या उसका मुआवजा पड़ा। 1 करोड़ रुपया खान साहब ने उसकी वालदा को दे दिए और कुछ भी नहीं बना। अल्लाह खैर सला। तो हम लोग जो बेचारे पूरी जिंदगी जो 500-700 की दिहाड़ी लगाता है, उसके लिए तो 1 करोड़ बड़ी रकम है ना। 1 करोड़ में घर तो बन जाता है। यहाँ पाकिस्तान में हालात ऐसे पैदा कर दिए हमारे सियासतदानों ने, मैं बार बार कहता हूँ, हालात ऐसे पैदा कर दिए कि आप पूरी जिंदगी की मुशक्कत के साथ, जो लोग रिस्क हलाल कमाते हैं, आप 2.5 मरले का घर नहीं बना पाते अपना, तो फिर लोग ये समझते हैं कि अगर जान जाती है और 1 करोड़ रुपया मिल जाता है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। 1 करोड़ का घर तो बन जाता है ना 3 मरले का। तो लोग इसलिए, अच्छा मैं अर्ज कर रहा हूँ, क्या मोल पड़ा उसका? एक इंसानी जान की कीमत सिर्फ 1 करोड़ रुपए है। तो ऐसे अगर 10-20 करोड़ ये तकसीम कर दें तो ये समझेंगे अगर इक़्तिदार 10-20 करोड़ में आ जाता है, इससे बड़े तो जलसों में 50-50 करोड़ ये खर्चा कर देते हैं। तो अगर ऐसे हमदर्दियां हासिल कर ली जाए और इनकलाब ऐसे ले आया जाए 20 करोड़ के साथ, तो ये समझते हैं कि घाटे का सौदा नहीं है। खैर लोग अब समझने लग गए हैं। तो मैं इस प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब की ये जो मनसूबा है इस वक्त जी, कि 26 तारीख को मैंने इस्लामाबाद रावलपिंडी पहुंचना है और वहां जाके हालात ऐसे करने हैं कि मतलब फिर मेरा मुतालबा अगर तस्लीम नहीं किया जाता तो फिर हालात ऐसे हो जाएं कि फिर दमादम मस्त कलंदर हो जाए। तो इदारे जाहिर है वो वहाँ बच्चे नहीं बैठे, बहुत जीनियस लोग बैठे हैं उन इदारों की जो सरबराही कर रहे हैं। हमारी एजेंसीज जो हैं उनमें बहुत टॉप क्लास इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, उनको भी सारी बात का पता है, उनको भी इस मनसूबे का पता है। वो कोई भोले भाले लोग नहीं है। बार क्या मैं आवाम से अपील करूंगा कि मेरा और आपका जो मर्ज है इसकी इलाज इनके पास नहीं है, ना नवाज शरीफ के पास है, ना शहबाज शरीफ के पास है, ना सफरी जरदारी के पास है, और इत्तेफाक की बात इमरान खान के पास भी नहीं है। इमरान खान तो रात को सिग्नेचर करके सुबह भूल जाया करने वाला बंदा है कि ये समरी सिग्नेचर किसने किए थे, पेट्रोल कैसे महंगा हो गया। तो ये सारी सूरत हाल है। लोग पता नहीं क्या समझ के इनके पीछे चल निकलते हैं। तो मैं दोबारा से गुजारिश करूंगा आवाम से कि आपके मसाइल कुछ और हैं। इस महीने के बिल आ गए हैं बिजली के, आप अपना यूनिट चेक करें कि आपका यूनिट कितने का है। तो इस सारी सूरत हाल में मैं और आप कहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान की आवाम कहाँ खड़े हैं। हमें अपने मुफादात को देखना है। हमें ये देखना है कि हमारे बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल रही है। ईशा, ये जो पोस्टें आजकल चल रही हैं, यहाँ पे हमारे स्टूडियो में बैठ के कल कुछ हमारे स्टूडियो हमारे स्टाफ, मेरे कोलीग्स जो हैं वो देख रहे थे वीडियोस और खाने पीने की चीजें थी वो। अच्छा, मैं सोच रहा था खुदा की कसम हमारे हालात ये कर दिए गए हैं कि हम सिर्फ वीडियोस देखते हैं उन चीजों की,
जी। अच्छा, मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारे स्टाफ को वो सारी चीजें यहाँ अवेल कर दूं, मंगवाऊं और उन्हें कहूं कि आप इंजॉय कीजिए, आप वीडियोस क्यों देखते हैं। जो अब वो है ना ड्राई फ्रूट्स, हमारी अप्रोच में सिर्फ मूंगफली रह गई है अवाम की। हमें क्या पता काजू क्या होता है, पिस्ता क्या होता है, अखरोट क्या होते हैं। ये इतनी महंगी चीजें कर दी गई हैं ड्राई फ्रूट की बाकी, कि वो तो सिर्फ सियासतदान जो हैं उनको और उनके बच्चों को अवेल है। गरीब अवाम, हमें सोचना चाहिए कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। ईशा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गरीब अवाम, हमारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है अपने बच्चों को खिलाने के लिए, हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है। अच्छा, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए हम हर रोज अपने बच्चों को 1-1 प्याली यखनी की दे सकते हैं हर रोज। आप जरा गौर कीजिएगा कितनी जरूरी है इस मौसम में इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए। भाई, आपको उबले हुए अंडे चाहिए बच्चों को, उन्हें दूध चाहिए, तो हम तो 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे अपने बच्चों को। चाहिए कि उन्हें उबले हुए अंडे देना, ये बड़ी छोटी बातें कर रहा हूं मैं, इतनी छोटी कि ये छोटे से बजट के साथ। लेकिन जो बंदा 500-700 हज़ार रुपया डेली कमा रहा है, अगर उसके घर में 5-7 लोग हैं, एक मियाँ बीवी या 3-4 बच्चे हैं, 6-7 लोगों की फैमिली, वो बेचारा अपने बिजली के बिल देगा, सुई गैस के बिल देगा, अपने टेलीफोन के बिल अदा करेगा, जो भी वो पैकेज करता है, कि या अपने बच्चों को दूध देगा। तो ये सारी चीजें मेरे और आपके समझने की हैं, अवाम के समझने की। जब तक अवाम को ये बात समझ में नहीं आ जाती, जिन लोगों ने दावे किए थे कि हम आपको रोटी कपड़ा मकान देंगे, वो दावे कहाँ गए भाई? आज तक किसी को रोटी कपड़ा मकान दिया पीपल्स पार्टी ने? जुल्फिकार अली भट्टो साहब ने, मुहतरमा बार बार वजीर आजम बनी, तो क्या उनके लिए हुआ? फिर इमरान खान साहब तक आ जाते हैं, आखिरी सफर जो है, 50 लाख घर बना के देने थे, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो कहां गए इनके वादे? तो लोगों को एक दफा जरूर गौर करना चाहिए कि भाई आप अपनी जान तली पे रखे, हथेली पे लेके आप निकलते हैं सड़क पे कि किसी तरीके से खान साहब की मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ जाए, खान साहब के मुतालबा तस्लीम हो जाए, लेकिन आपके हाथ में क्या आता है? आपके हाथ में एक ही चीज आती है कि अगर आपकी जान चली जाए, और वो खुश नसीब समझते हैं जिसकी जान चली जाती है, उसको 1 करोड़ रुपया मिल जाता है। लख दी लानत ऐसी सोच पे कि आप 1 करोड़ रुपए के लिए अपनी कीमती जान दाव पे लगा के सड़क पे चले जाते हैं। तो बाकी रही ना हकीकी आजादी, नया पाकिस्तान, ये इनकलाब के नारे। मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई ये इनकलाबी बातें करते और सुनते, मैंने पाकिस्तान में कभी नहीं देखा। कश्मीर कहां गया भाई? आपने इस पे 3 इलेक्शन लड़े हैं कश्मीर पे, कश्मीर की आजादी पे इलेक्शन लड़े थे। हर हुकूमत ये कहती थी, नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनजीर भट्टो भी, कि अगर हमने हुकूमत बना ली तो हम कश्मीर आजाद करा के दिखाएंगे। कहां गई कश्मीर की आजादी? सारे का सारा कश्मीर भारत ले उड़ा है। तो आपने तो कश्मीर का सौदा कर दिया, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ये सौदा हुआ। तो बाबा, ये जो नारे लगाया करते रोटी कपड़ा मकान से लेकर, मैं अपने दौर की बात कर रहा हूं, उससे पहले मेरे बाप दादा का दौर था, मेरे बाप ने अयूब खान का दौर देखा, उससे पहले के दौर। हम लोगों ने भाई रोटी कपड़े मकान वाली बात किधर गई? आज कोई बात कर रहा है पीपल्स पार्टी में कि जनाब आपने कितना बड़ा हमसे ब्लंडर किया था, कितना बड़ा आपके मंशूर में आज भी सबसे बड़ा नारा रोटी कपड़ा मकान का है। और पीपल्स पार्टी के लोग जो है उनको नंग पैरिया कहा जाता है, उनके कारकुनों को। खुदा की कसम, 100 रुपए की चप्पल आ जाती है, उनके पास 100 रुपया नहीं है, वो चप्पल खरीद लें। नंग पैरी होते थे बीबी के जलसों में। तो जिन्होंने रोटी कपड़ा मकान देना था, उन्होंने पैरों में चप्पल नहीं रहने दी। तो ये तो हुआ है इन लोगों के साथ। तो कभी कहीं रुक के, कभी एक लम्हा मिले तो मेरे वो सारे प्यारे साथी, वो मेरे हमवतन, मेरे पाकिस्तानी, एक लम्हे के लिए रुक के सोचें कि इन नारों ने हमें क्या दिया है। नारों की सियासत, अच्छा आज भी इतने दिलफरेब हैं ये नारे, ये इल्यूजन्स है ना भाई। आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं? आपको शराब नजर नहीं आ रहा? आपको आपके दादा, आपके बाप यही ख्वाब देखते हुए गुजर गया कि हम अपना घर बनाएंगे, अपना घर हो स्वर्ग से सुंदर। भाई कमाल की बातें हैं आपकी। तो आज भी लोग एक नारे के पीछे जान लड़ा देते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं। तो इमरान खान साहब का हकीकी आजादी मार्च, जिसे वो हकीकी आजादी कह रहे हैं, पहली बात तो ये लोगों को समझ आना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा ड्रामा है। जैसे नया पाकिस्तान बना था, उसके बाद खान साहब ने उन्हें कह देना है कि यही हकीकी आजादी है। जैसे मैंने नया पाकिस्तान बनाया था, मुझे तो काम ही नहीं करने दिया गया, उन्होंने कह देना है। जैसे उन्होंने कहा कि मैं तो बेबस था, मुझे तो हुकूमत ही नहीं करने दी गई, मैं तो 3.25 साल झक मारता रहा हूं बस, मुझे तो कहते थे समरी पे साइन कर दो, मैं कर देता था। अच्छा, अब जब हकीकी आजादी का उनसे पूछेंगे कि खान साहब हमने तो आपके लिए कुर्बानियां दी थी, इतने लोग मर गए थे, तो हकीकी आजादी कहाँ है? तो वो ये कहेंगे कि मैं तो बेबस था, मुझे तो काम ही नहीं करने दिया गया। अगर आपने यही चवल बाद में मारनी है
तो अभी से लोगों को बताएं, मैं बेबस हूं, मेरी बात ही नहीं कुछ सुनने को तैयार। लोगों को यह सोचना होगा इस दफा, मैं बार बार कह रहा हूं कि नवाज शरीफ कतई तौर पर इस कौम को कुछ नहीं दे सकता, शहबाज शरीफ कतई तौर पर इस कौम को कुछ नहीं दे सकता, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी कतई तौर पर इस मुल्क को कुछ नहीं। इमरान खान उनसे बड़ा बहरूपी है, ये बहरूपी हैं, जमहूरियत के नाम पे चैंपियन बनने की कोशिश करते हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है आपको डिलीवर करने के लिए, ना इनके पास विजन है। विजन हो तो आप हमें बताएं ना कि भाई कर्जे कैसे उतरने हैं, कोई इनके पास विजन नहीं। इनके पास एक ही विजन है कि बिजली महंगी करके हम आप लोगों से पैसे छीन के, पेट्रोल महंगा करके हम IMF को कर्जे उनके, वो कोशिश करेंगे कि उनकी किस्तें वापस कर दें, सूद हम वापस कर सकते हैं अवाम का खून निचोड़ के। इसके अलावा अगर किसी के पास विजन है तो मैं अवाम से कहता हूं कि खुदा का वास्ता है, मुझे आगे बताएं यार, मुझे तो नहीं पता कौन सा विजनरी लीडर है, मुझे नहीं समझ आती बिलावल भुट्टो जरदारी के पास कौन सा विजन है। इमरान खान उसने तो साबित कर दिया ना पौने 4 साल में कि कोई काम ही नहीं, वो हर रोज, मुझे नहीं पता वो कोकीन इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, लेकिन ऐसे ही लगता था जैसे नशे में वो बातें कर रहे हैं। अच्छा, बातें आप करते हैं अरबों खरबों दरख्त लगाने की, और उसके बाद आप टाइम फिश पता नहीं कहां बैठ के आप बातें कर देते हैं, और बाद में वो कह देते हैं कि जो अपने यूटर्न नहीं लेता, अपना थूका चाट नहीं लेता, वो बड़ा लीडर नहीं बन सकता। वो कहते हैं अगर मैं ये सारे झूठे वादे ना करता, यूटर्न ना लेता, तो आज मैं वजीर आजम ना होता। वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा अगर मैंने वो झूठ ना बोले होते, यूटर्न ना लिए होते, सब्ज बाग ना दिखाए होते, अपना थूका ना चाटा होता, तो मैं भी वजीर आजम ना बनता। इसका मतलब ये कि वजीर आजम बनने के लिए जरूरी है कि कोई भी हो, वो नवाज शरीफ साहब हो, वो जरदारी साहब हो, ये सारी बकवास आपको करना पड़ेगी। रोटी कपड़ा मकान, कश्मीर की आजादी, इस्लाम का नफाज, ये चूरन आपको बेचना पड़ेगा। इमरान खान साहब के दामों ने उनकी कली खोल दी जब उनको हुकूमत मिली। उन्होंने साबित कर दिया कि वो भी सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए उन्होंने नारे बनाए थे, नया पाकिस्तान, फलां फलां फलां। अब हकीकी जो आज़ादी का नारा लेके वो आ गए हैं सड़कों पे, और हैरत की बात है लोग एक दफ़ा फिर, अच्छा वो उन्हें पता था वो चूरन बिक चुका है नया पाकिस्तान वाला, इस दफ़ा उन्होंने एक हकीकी आज़ादी उसमें डाल दी है। तो बाबा मुझे उन लोगों पे हंसी आती है जो फिर समझ आते हैं कि होने वाली गल इमरान खान साहब जी ठीक है। अब इमरान खान साहब इस बात पे पहरा देंगे, इस बात को लेके उन्होंने चलना है। और भाई खान साहब तो 6 महीने बाद यूटर्न ले लेते हैं, ये 6 महीने मैंने बहुत ज्यादा बता दिए हैं, बाजू का तो वो 6 घंटे भी नहीं लेते, यूटर्न ले लेते हैं। अच्छा यही आप देखिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इनकी वीडियोस निकाल के आप देखें, इनकी वीडियोस पे खान साहब कहा करते थे कि मैंने ऐसा जर्नैल देखा ही नहीं है, आज उनके खिलाफ है खान साहब। तो खान साहब की किस बात को आप हतमी समझ लें। कल एक वीडियो वायरल हुई है, खान साहब ने अपनी जलसे में कहा, पब्लिक से खिताब कर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा टॉक शो है खरा सच मुबशर लुकमान का, सबसे सच्चा आदमी है मुबशर लुकमान ने अपने ही एक प्रोग्राम पे जो उन्होंने पिंकी पीरनी पे किया है, फरागोगी पे उनकी करप्शन पे किया है, अता मनिका पे किया है कि उन्होंने कैसे करप्शन की है, वो 16 मिनट से ज्यादा की वीडियो है। उसकी इब्तिदा में खान साहब का वो लगाया कि मुबशर लुकमान सादिक और अमीन और ये और वो जो भी उन्होंने फरमाया था कि इससे बेहतरीन प्रोग्राम को नहीं करता, ये सच्चा है, पाकिस्तान के अवाम सबसे ज्यादा इसका खरा साज देखते हैं, ये लगा के आगे उसने अपना क्लिप लगाया, वो सारी वीडियो लगाई है, और उसमें उसने एक एक पोल इनका खोल के रख दिया, इन्होंने कितनी करप्शन किया खान साहब की नाक के नीचे, खान साहब की छत्तर छांव में कैसी करप्शन किया इनकी मिसिज ने और मिसिज के हस्बैंड ने, पता नहीं ये क्या रिश्तेदारी, और उनके बेटो इब्राहिम वगैरह ने। ये सारी चीजें अब आपको देखना होगा कि खान साहब आप कहां खड़े हैं और लोगों में कब शऊर। याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं ईशा, याद रखिएगा, हकीकी आजादी, नया पाकिस्तान या जो कुछ भी आप आजाद जमहूरियत, ये तब मुमकिन है जब पाकिस्तान के अवाम का शऊर बेदार हो जाए। इमरान खान के कहने पर, उसके लॉलीपॉप में, उसके झूठे प्रोपेगेंडे में आके अगर कोई सड़कों पे आ जाता है, ये इनकलाब नहीं है, ये आजादी नहीं है। याद रखिएगा, ये आप इमरान खान की ख्वाहिश की तकमील के लिए सिर्फ ईंधन बन रहे हैं। मैं जोर दे के कह रहा हूं कि आप इमरान खान की ख्वाहिश की तकमील के लिए आप अपना खून जो उसे ईंधन बना रहे हैं, तो इससे आप परहेज कीजिए जी। आपके लिए मैं बार बार कह रहा हूं, आसिफ अली जरदारी के पास कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के अवाम को देने के लिए, बिलावल भुट्टो जरदारी के पास कुछ नहीं है, पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून के पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना उनके पास आपके लिए नौकरियां, ना रोटी कपड़ा मकान, कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो रेल की पटड़ियां बेच दी हैं, उन्होंने आपको क्या देना है? तमाम के तमाम इदारे इन लोगों ने भेज दिए हैं। आप गौर कीजिएगा, आप जाके देखिएगा कि अब ये निजकारी पे जो बातें हुआ करती थी कि हम निजकारी नहीं होने देंगे, भाई अब चीज कौन सी बची है? पूरे का पूरा मुल्क आपने गिरवी रख दी है। आप इस पे बात करते हैं, पूरे का पूरा मुल्क, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपकी कोई मोटरवे, आपकी कोई हाईवे, आपका कोई टूल प्लाजा, आपका कोई इदारा ऐसा नहीं है, PIA से लेकर रेलवे तक, जो आपने गिरवी नहीं रखा। तो पूरे का पूरा पाकिस्तान तो आपने बेच दिया है।
अब सचमुच आपको नया पाकिस्तान बनाना पड़ेगा जिसमें ये सारी चीजें होंगी। पुराने पाकिस्तान में खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए एक कप चाय भी नहीं है। पता है एहसन इकबाल ने कहा था कौम कुर्बानी दे, एक कप चाय भी पीना छोड़ दे जी। तो ये तो आपसे ये कहेंगे कि जो एक कप आप चाय का पीते हैं वो भी छोड़ दे, ठीक है। तो ये वो उसने कहा था क्या क्या बंदा छोड़े, पारो कहती है ये छोड़ दो, फलां कहता है दुनिया छोड़ दो, ये चीजें हो रही हैं। और बाबा अब दुनिया छोड़ना रह गया, बाकी तो आपने सारी चीजें छुड़वा दी हैं। आपने नए कपड़े नहीं हमें दिया, आपने हमें घर नहीं दिया, आप कहते हैं कि टेंटों में रहें, आप पनाह गाहों में रहें, यहां तक आप ले आए, उसके बाद आपने कहा चाय भी ना पिए। तो इनके पास पाकिस्तानी अवाम को समझना होगा। और बाबा अगर किसी को मूंगफली खाने को मिल रही है ईशा, तो उसे शर्म आनी चाहिए, सोचना चाहिए इससे नीचे क्या हो सकता है, इससे ज्यादा जिल्लत क्या हो सकती है कि आपको आपका हुक्मरान कह रहा है ये भी छोड़ दें। और एक वक्त आने वाला है आपको कहा जाएगा काजू तो बहुत बड़ी चीज है ना, पिस्ता बादाम बहुत बड़ी चीज है, वो आपसे कहेंगे कि ये अयाशी छोड़े, आप मूंगफली ना खाएंगे। ये अगले साल आ जाएगी ये भी मार्केट में बात, वो कहेंगे कि कौम इसकी भी कुर्बानी दे। तो इसके लिए आप तैयार रहें कि ये कुर्बानी पाकिस्तान की आवाम ने देनी है, मैंने और आपने देनी है। हमारे बच्चों ने तरसना इन चीजों के लिए, हमारे बच्चे तरस जाएंगे, वो शोकेसों में लगी हुई चीजें देखा करेंगे। जैसे हम ड्राई फ्रूट वाली दुकान सिर्फ देख सकते हैं। और मैंने रब्बे काबा की कसम मैं पूरे इखलास के साथ कह रहा हूं, कल जब हमारे स्टाफ मेंबर्स वो वीडियोस देख रहे थे, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। तो ये सूरत हाल है हमारे यहाँ की। हम लोग शोकेस में सजी हुई चीजें देख के खुश हो रहे हैं। आपको पता है ना विंडो शॉपिंग का एक जो मुहावरा था, हमारे घर वाले जो है, हमारी बीवी हैं जो है, हमारे जो बच्चे हैं, वो विंडो शॉपिंग करके आते हैं बेचारे। उन्होंने चप्पली खरीदनी होती है 200-300 की, बाकी महंगी चीजें वो शोकेस में देख के वापस आ जाते हैं। उन्होंने एक चुनरी खरीदनी होती है, एक स्टॉलर लेना होता है 200-300 400 500 का, उसके बाद वो महंगी चीजें शोकेस में देख के वापस आ जाते हैं। तो ईशा इस कौम को लोग बाहर क्यों भागते हैं? इस वजह से कि वहां मजदूरी करते हैं तो वो पाकिस्तानी 7-8 लाख रुपया कमा लेते हैं, वहां भी जूते पॉलिश करते हैं, वहां भी वो स्क्रीनें साफ करते हैं, पेट्रोल पंप के वो नहीं होता जो वाइपर लगाता है गाड़ी के शीशे पे, वहां ये मजदूरी करके लोग 6-6 7-7 लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं। वहां जाके कोई डीसी नहीं लग जाता जी। ये मजदूरियां कर रहे हैं, वहां बूट पॉलिश करते हैं, वहां टेबल पे सफाई करते हैं, ये सब कुछ करके तो वहां लोग 5-5 6-6 7-7 8-8 10-10 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं झाड़ू दे के। तो पाकिस्तान में ये काम करे तो आपको एक वक्त की रोटी नहीं मिलती जी। इस वजह से इस पाकिस्तान को ये बहुत खूबसूरत मुल्क है, इसमें बहुत सारे वसाइल हैं, लेकिन इत्तेफाक से जब तक हम गुग्गू घोड़े बने रहेंगे इसका फायदा बिलावल भुट्टो जरदारी और उसके बेटों को मिलता रहेगा, मुझे और आपको नहीं मिलेगा, हमारे बच्चों को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम बेवकूफ हैं, हम उल्लू भी हैं, उल्लू के पट्टे भी हैं। हमारे अबाउजाद ने भी इनके प्रोपेगंडे में आ गए थे, इनके झूठे नारों में आ गए थे, हम भी आ गए। हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, बस यही हम एक इल्यूजन है, एक शराब है कि ये आगे थोड़ी दूर हमने जाना है, 60 किलोमीटर आगे जाना है तो वहां पे बागात है, वहां पे दूध की नहरें हैं, वहां शहद मुफ्त मिलेगा आपको। ये सारी चीजें, नौकरियां, घर, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारे का सारा ऐसा शराब है जिसके पीछे इन्होंने लगाया हुआ है, और हाँप रहे हैं, हम भाग रहे हैं और हाँप रहे हैं, गिरते पड़ते हम इनके पीछे पीछे हैं। जब तक ईशा पाकिस्तानी अवाम को शऊर नहीं आ जाता तब तक हम भागते रहेंगे, हाँपते रहेंगे, गिरते रहेंगे, कुर्बानी के बकरे बनते रहेंगे। हमारे खून का मोल 1 करोड़ रुपया, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जी नाज़रीन, आपने हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है आपको आपके बहुत से सवालात के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।